बजट पर डेडलॉक खत्म, हुकूमत और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में सागदार की ज़ेरे क़यादत हुकूमती टीम और पीपल्स पार्टी वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। दोनों जानिब से मुतफ़िका तजावीज़ वज़ीर आज़म को भिजवा दी गईं। मुलाकात में नए बजट के मौशी अहदाफ और अहम माली मामलात पर तफसीली मुशावरत हुई है। बजट पर डेडलॉक खत्म, हुकूमत और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हो गए हैं। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में सागदार की ज़ेरे क़यादत हुकूमती टीम और पीपल्स पार्टी वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा। मई 2026 के दौरान बरामदात में माहाना और सालाना दोनों बुनियादों पर नुमायां बेहतरी रिकॉर्ड की गई। ज़राए के मुताबिक मई 2026 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 65 करोड़ 70 लाख डॉलर तक पहुंच गई, जो अप्रैल 2026 के 1 अरब 39 लाख 80 लाख डॉलर के मुकाबले में 10.6% ज्यादा है। इस हवाले से मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। यहाँ देखा जाए पाकिस्तान की टेक्सटाइल की जो बरामदात है उसमें बेहतरी देखी गई है। जो रिपोर्ट आई है कि मई 2026 में माहाना बुनियादों पर टेक्सटाइल की बरामदात 10.61% का इजाफा हुआ है, जबकि सालाना बुनियाद पर मई में पाकिस्तानी टेक्सटाइल की बरामदात 8.23% बढ़ गई हैं। और यहाँ पे जो रिपोर्ट बताया कि रवा माली साल के पहले 11 माह में टेक्सटाइल बरामदात 2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मई 2026 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात जो है 1 अरब 65 करोड़ 70 लाख अमरीकी डॉलर रही हैं। और पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात मई 2026 में जो है 1 अरब 53 करोड़ डॉलर थी। मतलब यानी कि अगर देखा जाए तो मजबूत तौर पर यहाँ पे उसमें इजाफा देखा जा रहा है। अप्रैल 2026 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात तकरीबन जो है 1.5 अरब डॉलर जो है वो थी, यानी कि एक माह पहले की जो डाटा है। और जुलाई 2025 से मई 2026 में 11 माह में बरामदात जो है पाकिस्तानी टेक्सटाइल की 16 अरब 68 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई हैं। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में यानी गुज़िश्ता माली साल के 11 माह में पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात जो है 16 अरब 36 करोड़ डॉलर थी, जिसमें 2% का इजाफा हुआ है। तमाम मुश्किलात के बावजूद जो है पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात में नमू देखी जा रही है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहरी कायद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है, जबकि बगैर नंबर प्लेट या फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से, जो DSP ट्रैफिक के हमरा मौजूद हैं। जी उसामा, आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखें शहर कायद में गैर कानूनी और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ जो है वो ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। और शहरियों को इस बात का बावर करवाया जाता है कि वो अपनी नंबर प्लेट जो है वो कानून के मुताबिक करें, वरना उनको जो है वो चालान किया जाता है और उनकी गाड़ी भी जो है वो फिर डिटेन कर ली जाती है। अब मजीद भी जो है वो इस वक्त मैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं। और जो भी कोई ऐसी गाड़ी आती है जिसको जो है वो उसका नंबर प्लेट फैंसी है या गैर कानूनी नंबर प्लेट है, तो उसको जो है वो रोका जाता है और उससे जो है वो चालान किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ DSP सईद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा रोज़ाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, अब तक क्या सूरत हाल रही है और शहरियों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है नंबर प्लेट्स के अगेंस्ट? देखें, ऐसा तो अब वो चालान तो हमारे जो है वो कंप्यूटराइज हो गए हैं और वो तमाम वहाँ मरकज़ में हमारा जो हाँ ई चालान हेड ऑफिस है वहाँ चले जाते हैं। इस तरह तो बड़ा शहर है, मुख्तलिफ गाड़ियाँ आती रहती हैं। कंफर्म तो ऐसा तो ना हुआ कि जी वही गाड़ी दोबारा आई हो, लेकिन ये है कि गाड़ियाँ हम डेली बुनियाद पर रोक रहे हैं और यही दोनों कार्रवाइयाँ हमारी चल रही हैं कि टेम्परिंग या विदाउट नंबर प्लेट ये हम 550 कर रहे हैं। और बड़ी जो दूसरी गाड़ियाँ हैं जिसमें नंबर प्लेट है उनको हम ब्रीफिंग भी देते हैं। पहले तो आप लगाएंगे जो गवर्नमेंट अपने नाम गाड़ी कराएँ और उसके बाद जो आपको गवर्नमेंट नंबर प्लेट देगी वो लगाएं। अगर वो नंबर प्लेट आने में देर हो रही है तो फिर जो है गवर्नमेंट नमूने के तहत वो आपने नंबर प्लेट लगानी है। जी जी, हमारे साथ DSP सईद साहब मौजूद थे और उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट नमूने के मुताबिक जो है वो आपने नंबर प्लेट लगानी है। जब तक आपकी नंबर प्लेट नहीं आती उस दौरान जो है वो गवर्नमेंट नमूने के मुताबिक नंबर प्लेट लगा रहे हैं, वरना जो एक्साइज से जारी करता नंबर प्लेट है वही आप अपनी गाड़ी पर लगाएंगे। जिन गाड़ियों के खिलाफ ये नंबर नहीं है उनको जो है वो ब्रीफ भी किया जाता है और कुछ गाड़ियों को जो है वो 550 में थाने के हवाले भी किया जाता है। इस वक्त भी जो है वो क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है, DSP साहब भी इनकी निगरानी कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ आती हैं जिनकी नंबर प्लेट नहीं है उनको भी जा रहा है और चालान भी किया जा रहा है।
पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन साउथ के चेयरमैन फैसल अरशद ने कहा है कि बजट में बिजली, गैस और टैक्सों में मजीद इजाफा बरामदात के लिए खतरा बन सकता है। अगर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया तो कारोबारी लागत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, इसलिए हुकूमत एक्सपोर्ट सेक्टर को फौरी रिलीफ फराहम करे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, नए माली साल की बजट की तैयारी हो रही है और 5 जून को ये पेश होने जा रहा है। यहाँ बिजनेस कम्युनिटी जो डिमांड कर रही है कि पैदावारी लागत कम की जाए, बिजली और गैस की कीमत कम की जाए और जो इसके साथ साथ जो सबसे बड़े मुश्किलात हैं उसको कम की जाए। कौन सी मुश्किलात हैं जानते हैं। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरिंग के सौदन के चेयरमैन हैं फैसल साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। कंसर्न साहब कर रहे थे कि बिजली की कीमत कम की जाए, गैस की कीमत कम की जाए, मगर वो तो बढ़ गई। जी, अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, थैंक यू, आपने मौका दिया बात करने का। आपके साथ ये कई इंटरव्यू हो चुके हैं। हम पिछले 1 साल से बिजली, गैस और बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं। अब उसके बाद इत्तेफाक ये हुआ कि ये ईरान वॉर शुरू हो गई, जिसकी वजह से डीज़ल, पेट्रोल, सीएनजी और ये गैस महंगी हो गई। अब इसकी हम बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि बजट, हमने उनको तजावीज़ भी दी हैं कि हमें गैस पे दुनिया से जो रीजनल कंपटीशन है वो रेट रखे जाएं, लेकिन बजाय उसके सुनने में आ रहा है कि अब ये टैक्स भी बढ़ा रहे हैं और बिजली के रेट भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, देखा जाए जो बजट आने वाले तो आप क्या डिमांड करेंगे, क्या अहम पॉइंट्स हैं जिसमें टैक्स आपका कम होना चाहिए? बिजली का रेट कहा जा रहा है, IMF के साथ बात हुई है तो मज़ीद बढ़ने जा रही है। लेवी कह रहे हैं कि मज़ीद बढ़ जाएगी, अगर पेट्रोल पे लेवी बढ़ गई तो किराया, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ पहुँच जाएगी। तो इसके साथ जो अहम तजावीज़ जो भेजी गई थी, तो आप क्या कहेंगे कि इसके लिए क्या अहम की पॉइंट्स पकड़े जाएँ? देखिए, हमने मुख्तसर से 5-6 पॉइंट दिए थे। एक तो ये पॉइंट था कि हमारा जो EDF है, जो हम उसके ड्यूटी बगैर चीज़ें आती हैं और री एक्सपोर्ट होती हैं, उसको ओरिजिनल कंडीशन पे बहाल किया जाए। और उसके अलावा जो टैक्स है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम इन्होंने कर दिया। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उसको फिक्स टैक्स रिजीम में रहना चाहिए। और बिजली के रेट आप अगर कम नहीं कर सकते तो ये देखें, रीजनल जो चीज़ें हैं एक्सपोर्टर के लिए वो रेट वो होना चाहिए जो हमारे बराबर मुल्कों में है। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे अहम तजावीज़ दी हैं, गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि जो PHMA ने 5 से 6 पॉइंट्स की तजावीज़ भेजी हैं उस पर फोकस किया जाए, जिसमें बिजली की कीमत कम की जाए, गैस की कीमत कम की जाए और जो पैदावारी लागत है उसको कम करने के लिए इकदाम उठाए जाए। लांढी साहब 5 नंबर में पानी की शदीद ने मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। रिहायशियों का कहना है कि गुज़श्ता 15 बरस से लाइनों के जरिए पानी की फराहमी न होने के बराबर है, जिसके बायस वो महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। आगाह करेंगी दुआ शकील पर आजा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि कराची के बेशतर इलाकों में पानी की जो है वो किल्लत का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी जो हैं उनको सामना करना पड़ रही हैं। और इस वक्त मैं लांडी 5.5 नंबर के जो है रिहायशी इलाके में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पे जो है एक रिहायशी भी मौजूद है, यहाँ की इनसे जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कब से यहाँ पे पानी का मसला है और क्यों उस पानी के मसले को हल नहीं किया जा रहा? कोई 13-14 साल होगा इस मसले का हल ही नहीं निकल रहा है और टैंकर माफिया यहाँ पे बैठा हुआ फीचर मोड़ के ऊपर। दुनिया को टैंकर मिले हैं, सामने देखें इनके टैंकर आते हैं, दिन में 4-5 टैंकर आते हैं। इन लोगों को सबको पानी मिल रहा है, आवाम को किसी को पानी नहीं मिल रहा है। सब पुरसाने हाल हुए हुए हैं पानी के लिए, लोग खरीद के पी रहे हैं। बोरिंग में ज़मीन का पानी गायब हो गया है। क्या करें अभी हम लोग खुद परेशान हैं। कोई इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। एप्लीकेशनें दी हुई हैं, दरखास्तें UC चेयरमैन तक को बोला हुआ है, कोई इस पर अमल दरामद नहीं है और कोई फ़ायदा नहीं है इसके ऊपर। और कितने का डलता है टैंकर? टैंकर डलता है यहाँ पे 6,000 रुपये 7,000 रुपये टैंकर के लेते हैं। जी हाँ, एक टैंकर वो 1 हफ्ते भी नहीं चलता, 6-7 हज़ार का पानी ख़त्म हो जाता है और बस कचरे का कोई सफाई सुथराई का निज़ाम सही। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ यहाँ के जो थे रिहायशी मौजूद थे, इनका यही कहना था कि 15 साल से यहाँ पे जो है वो पानी नहीं आ रहा और मजबूरन यहाँ पे शहरियों को टैंकर डलवाना पड़ रहा है और तकरीबन 6-7 हज़ार का रोज़ाना का जो टैंकर डलता है वो बहुत ही कम अरसे चलता है। तो उनका यही कहना था कि पानी ना आने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा है। काफ़ी मुतादिद बार जो है वो शिकवाने के बावजूद इस मसले को हल नहीं किया गया। जी, कुरंगी नंबर 3 सेक्टर 34R में भी पानी की शदीद किल्लत बरकरार है। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़श्ता 10 साल से पानी की फराहमी मुअत्तल है। शहरी टैंकर के जरिए पानी खरीदने पर मजबूर हैं। आगाह करेंगी अक्सा शाहिद।
जी बिल्कुल, जैसा कि शहर कराची में जो है वो पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है इस शदीद गर्मी में, जिस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और फील लाइक जो है वो तकरीबन 45 कभी 46 सेंटीग्रेड देखा जा रहा है। और इस गर्मी में पानी का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो वो किया जाता है, लेकिन कराची का 70% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर पानी नहीं है। कोरंगी की अगर हम बात करते तो ये एक बड़े रकबे पर कायम एक आबादी है जो है वो अब तक लाखों जो है वो हिसाब से जो है वो आबादी देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी हिस्से की हम बात करते हैं तो पानी की फरहमी जो है वो मुअत्तल ही नज़र आती है। यहाँ के शहरी मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि तकरीबन अरसा गुजर गया। कितना अरसा गुजर गया और आप यहाँ पे कितने साल से रिहाइश पजीर? हम लोग यहाँ तकरीबन 40 साल से रिहाइश पजीर हैं और तकरीबन पहले पानी आता था और अब तकरीबन 10 साल से पानी बिल्कुल नहीं आता और हम लोग यहाँ से पानी ख़रीद के फिर इस्तेमाल करते हैं, पीने का पानी। और जो यूज़ का पानी होता है वो हम लोग यहाँ से अपने बोरिंग के इस्तेमाल जो होता है ना वो लेते हैं। तो ये बताइए, आप लोग इतना अरसा हो गया तो आप लोगों ने कभी कोई कंप्लेन या अवामी नुमाइंदों से सहारा नहीं लिया? जी बहुत कंप्लेन की, बहुत शिकायतें की, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। अच्छा अंकल, आप ये बताएं, बिल आता है, लाइनें कनेक्शन वगैरह सब? बिल पूरा आता है, बिल में कमी नहीं होती, बिल पूरा कंप्लीट आता है और बिल भरते भी हैं हम लोग। अच्छा हाँ। अच्छा, पानी कितने का खरीदते हैं और बिल कितने का भरते हैं? पानी जितना चाहो उसके साथ पानी तो लाइन में जाके वहाँ खड़ा होना पड़ता है। 5,000 रोड पे वाल खुलता है, वाल 5,000 रुपये लेंगे, वो खोलेंगे भरपूर पानी आएगा। एक दिन देंगे वो 5,000 रुपये में पानी। अब ये बताओ, बिल भी भरें, इनको 5-5 हज़ार रुपये भी दें तो क्या फ़ायदा? इन चोरों को क्यों बिठाएगा? उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, यानी पानी आ रहा है पर कनेक्शन जो है वो कनेक्शन, अब ये बताओ, रहीमाबाद है, उनकी लाइन अलग है। अभी ये पार्क के पीछे वो खुला है स्विमिंग पूल, कोई पूछने वाला नहीं है। कब्जा ग्रुपों ने बना बुनू के इसको जो है ना तैयार कर दिया। अच्छा आप ये बताएं, आपको कितना अरसा हो गया? मेरे तो बचपन नहीं है दूसरा। तो टैंकर खरीदते हैं या फिर वो 5-10 लीटर के क्या? पानी टंकियाँ खरीदते हैं हम लोग, तो समय 6,000 की 7,000 की पानी टंकियाँ मिलती है। अब तक वो 1 दिन 2 दिन चलती है, इससे ज़्यादा चलती नहीं है। फिर फैमिली बड़ी है, अब बंदा कितना परेशान था बंदा भागेगा। पानी हम तो वाटर पम्प भी चले यार, सब जगह हमने कंप्लेन करी। हमारी ज़माने लाइन है यहाँ 15 की, सही है, यहाँ से सिंगर से बंद रहा हमारा पानी। सिंगर वालों के पास जाओ तो लड़ने खड़े हो जाते, पानी नहीं देंगे ना बाल तोले, कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा हमारी। ये देखें, इस वक्त भी ये शहरी जो वो पानी भर के लाए, खरीद के लाए, भर के लाए? 3 नंबर से लाया हूँ, लाइन का पानी, मीठा पानी। तो अब वैसे पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, हमारा 3-4 साल हो गए पानी नहीं आ रहा। रोजाना की ड्यूटी है, काम हम छोड़ के पानी भरो करके। जी, कितना टाइम गुजरता है इस पानी? पीने का 1 दिन छोड़ के 1 दिन लाता हूँ बस। ये पानी, अच्छा इलाके में कहीं बोरिंग हुई भी है तो वहीं जो है वो सारे मिलके वहाँ से जो है वो पानी भर लेते हैं, वरना जो पानी की सूरत हाल जो वो इतनी ख़राब है कि 10 साल का अरसा गुजर चुका है, कहीं सेक्टर में जो वो 3 साल 4 साल का अरसा गुजर चुका है। कहीं पानी जो है वो कनेक्शन मार के भी ब्लॉकेज का सिस्टम यहाँ पर किया हुआ है। जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएँ कि यहाँ के लोग जो है वो बिल भी भरते हैं 1,000-1,500 रुपये पानी का, फिर उसके बाद जो वो 6,000 10,000 अपनी इस हिसाब से जो है वो अपनी कुव्वत को देखते हुए पानी जो है वो यहाँ पर फिर ख़रीदा जाता है। जी, बुलेटिन में बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। कराची में जून का रवायती गर्म और मरतूब मौसम बरकरार। माहिर मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि नमी की ज़्यादा शरह के बायस हब्स में इजाफा महसूस किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर का कहना है कि आइंदा 15 से 20 रोज़ के दौरान बहरे अरब में कोई मौसमी निज़ाम मौजूद नहीं, इसलिए फ़िलहाल कराची में बारिश के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। मज़ीद बताएंगी अक्सा शेख जो इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। जब भी वो शहर के मौसम की अगर बात करें तो सुबह के औकात से ही बादल और सूरज की जो आँख मचोली का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन उसके बावजूद मौसम जो है वो गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा, मज़ीद कितनी गर्मी होगी, कितना दर्जा हरारत बढ़ेगा, ये हम जानेंगे मौसमियात डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर से। अंजुम, आप हमें बताइएगा कि आने वाले दिनों में शहर कायद का मौसम कैसा रहेगा? जी देखें, कराची में जून के महीने में मौसम इसी तरह का रहता है कि सुबह और रात के औकात में जो हैं वो आपको क्लाउड्स नज़र आते हैं, जो कि सी क्लाउड्स होते हैं। इसके साथ साथ समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 35 से 37 के दरमियान रहने की तवक्को है। ताहम इस दौरान नमी का तनासुब ज़्यादा रहने की वजह से और जिस टाइम समुद्री हवाओं की रफ्तार कम होती है तो गर्मी ज़्यादा महसूस की जाती है। तो आने वाले 15 से 20 रोज़ के दौरान इसी किस्म का जो मौसम है वो कराची में बरकरार रहेगा।
बिल्कुल कराची में इसी तरीके का मौसम बरकरार रहेगा। इसके साथ जो एक शहर कैद के वासियों को नवीद होती है कि खुशी की कि बारिशें कब होंगी, तो क्या इम्कानात हैं कि बारिशें अनकरीब होने वाली हैं या उसमें भी कोई टाइम नहीं है? देखिए, मोस्टली जून के महीने में कराची में बारिश अगर बहरे अरब में कोई एक्टिविटी होती है उसकी वजह से होती है। तहम आने वाले 15 से 20 रोज़ के दौरान बहरे अरब में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, तो लिहाजा फिल वक्त कराची में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अंजुम नज़ीर ने कहा कि फ़िलहाल बारिश का कराची में कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने के बायस जब समंदरी हवाओं की रफ्तार का उसकी वजह से जो एक गर्मी की शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस की जाएगी। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करें। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सिंध में अहम पेशरफ्त, नादिर अली आबरू को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है। ग्रेड 18 के अफसर नादिर अली आबरू की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे आज़ाद नोहरियो। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध इदारे के 18 ग्रेड के तरक्की के तवील अरसे से मुंतजर नादिर अली आबरू को 18 से 19 ग्रेड में तरक्की दे दी है। इस हवाले से सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नादिर अली आबरू को 19 ग्रेड में डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई, जबकि नादिर अली आबरू एक मारूफ अदीब दानिश्वर के तौर पर पहचाने जाते हैं। इसके साथ साथ साबिक जज मरहूम कामरेड ताजमल आबरू के साहबजादे हैं। इनका ताल्लुक लाड़काना शहर से है। इस वक्त जो है सिंध हुकूमत ने इनको 18 से 19 ग्रेड में तरक्की देने की मंजूरी दी, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। नासरीन, 80 की दहाई में मालियाती फ्रॉड रेफरेंसेस में सजा याफ्ता मुल्जिमान की अपीलें। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने 9 मुल्जिमान की सजाएं बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफात पाने वाले 7 मुल्जिमान की ज़ाती सजाएं खत्म कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शौकत कुराई। देखिए, ये निस्फ सदी का मालियाती स्कैंडल है। 1980 में ये कराची के अंदर स्कैंडल शुरू किया गया था, जिसमें टीजे इब्राहिम और मोटर अलायंस के नाम से ये एक मालियाती स्कीम शुरू की थी, जिसमें लोगों को कहा गया था कि वो अपने पैसे इसमें जमा कराएं, डिपॉज़िट कराएं, उन्हें 3 से 4% जो है वो प्रॉफिट दिया जाएगा। कोई 50,000 के करीब लोग थे जिन्होंने पैसा अपना जमा कराया था, जो 3.5 अरब रुपए की रकम बनती है। जब ये स्कैंडल सामने आया तो उसके बाद फिर नेब और दीगर जो इदारे थे उन्होंने कार्रवाई की थी, और फिर इन मुल्ज़मान जो थे इन्हें सज़ाएं मिली थी और इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो ज़ब्त करने के अहकामात हुए थे। तो आज उनकी अपीलों पर समाअत हुई है। अदालत ने कोई 7 ऐसे मुल्ज़मान थे जिनकी अपीलें थी, वो इस वक्त इंतकाल कर चुके हैं, तो उनकी सज़ाएँ ख़त्म कर दी, लेकिन उनके जो प्रॉपर्टी ज़ब्त करने का हुक्म था अदालत का, वो बरकरार रखा है। अदालत ने अपने ऑर्डर में कहा है कि जो लोगों के साथ फ्रॉड किया गया था और उस फ्रॉड की बुनियाद पर जो इनकी प्रॉपर्टी थी ज़ब्त करने का हुक्म था, वो अपनी जगह पे कायम रहेगा। उनके इंतकाल से उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त करने का हुक्म ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसके अलावा 3 ऐसे मुल्ज़मान थे जिनकी अपीलों पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कोई सॉलिड ठोस सबूत नहीं थे। बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनकी सज़ाएँ भी बरकरार रखी हैं और उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त करने के भी अहकामात को बरकरार रखा है। जी, औरंगी टाउन में शहरी के कत्ल मुकदमे की समाअत सेशन अदालत गरीबी में हुई। अदालत ने जेल इंतजामिया को मुल्जिम को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत करती है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी, औरंगी टाउन में शहरी के कत्ल का मुकदमा है, जिसकी समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में हुई है, और इसी समाअत के दौरान मुल्जिम आसिफ ज़मानत पर अदालत में पेश हुआ, जबकि शरीक मुल्जिम ग़ुलाम नसीर जो अदालती रिमांड पर जेल में है, उसे जेल हुकाम ने वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश नहीं किया। जबकि जो मुद्दई हैं वो अदालत में हाजिर हुए, तहम उनका वकील अदालत में हाजिर नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने मज़ीद समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर मुद्दई को अपने वकील के हमरा पेश होने का हुक्म सादिर फरमाया है। जबकि अदालत ने जेल इंतज़ामिया को ख़त इरसाल कर दिया है और ख़त में कहा गया है कि आइंदा समाअत पर लाजमी मुल्जिम को बज़रिया वीडियो लिंक पेश करने के तमाम इंतज़ामात जो है वो किए जाएँ। मुल्जिमान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा थाना पीराबाद में 2019 में दर्ज किया गया था और ये मुकदमा अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जी, आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें। सिंध हुकूमत का मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज की तारीखों का ऐलान। वज़ीर जामियात मोहम्मद इस्माइल रहू की ज़ेर सदारत तालीमी बोर्ड्स का अहम इजलास। कहा, मैट्रिक नताइज 10 जुलाई, इंटरमीडिएट नताइज 31 जुलाई तक जारी होंगे। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे ज़ुबैर राशिद। जी ज़ुबैर।
बिल्कुल देखें, सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज की तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया है। सिंध हुकूमत का सूबा भर में मैट्रिक के नताइज 10 जुलाई जबकि इंटरमीडिएट के नताइज 31 जुलाई तक जारी करने का फैसला जो है वो किया है। वज़ीर जामियात बोर्ड मोहम्मद इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत तमाम तालीमी बोर्ड का अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सेक्रेटरी जामियात मोहम्मद अब्बास बलोच और सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड के चेयरमैन ने शिरकत की। आला तालीमी बोर्ड कराची के चेयरमैन फकीर मोहम्मद लाखू भी मौजूद थे, जबकि इजलास में सूबे भर में मुकम्मल होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का तफसीली जायजा लिया गया। तमाम तालीमी अपनी अपनी डिवीजन में मुनक्किद इम्तहानात के हवाले से तफसील ब्रीफिंग दी। मोहम्मद इस्माइल राहू ने कहा कि सूबे सिंध की तमाम डिवीजनों में मैट्रिक का रिजल्ट 10 जुलाई तक जारी किया जाए। सूबे भर की तमाम डिवीजनों में इंटरमीडिएट के नताइज 31 जुलाई तक जारी किए जाए। इस्माइल राहू ने कहा कि इम्तहानात के नताइज मुकर्रर वक्त पर जारी किए जाएँ ताकि तलबा को बर वक्त दाखिलों में सहूलत मिले। तमाम तालीमी बोर्ड में शफाफियत, मैरिट और इम्तहानी निज़ाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेंगे। वज़ीर जामियात ने ये कहा, जबकि ब्रीफिंग में चेयरमैन ने यह बताया कि तमाम तालीमी बोर्ड 9वीं और 11वीं जमात के नताइज 31 अगस्त तक जारी कर देंगे। सक्कर डिवीजन में इम्तहानात के दौरान जीरो परफॉर्मेंस दिखाने वाले टीमों की ड्यूटियां मंसूख कर दी गई हैं, ब्रीफिंग में बताया गया। जबकि सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड अब्बास बलूच का कहना है कि कराची में इम्तहानात के दौरान दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद अफराद पर मुकदमा दर्ज करवाए गए। डिवीजन में इम्तहानात 15 जून को खत्म होंगे। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड फकीर मोहम्मद लाखू का ये कहना था। तहम ये वाज़ेह कर दिया गया है कि जो बोर्ड हैं उसमें मैट्रिक के 10 जुलाई तक और इंटरमीडिएट के 31 जुलाई तक जो रिजल्ट है वो आ जाएंगे। ठीक है ज़ुबैर, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट मैटर्स आगाही वॉक और शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया है, जिसमें असातिज़ा, तलबा और माहिरीन माहौलियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि शजरकारी को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मौसर ज़रिया बनाया जाए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए आज यहाँ पर एक खुसूसी वॉक का एहतमाम जो है वो किया गया है और इस वक्त हमारे साथ मुंतज़मीन मौजूद है। मुझे बताइए क्या मकसद था आज के इस वॉक का, और माहौलियाती आलूदगी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो क्या मैसेज दे रहे हैं स्टूडेंट्स को? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साजिद जहांगीर है। मैं यहाँ पे मशीर उमूर तलबा गुलशन कैंपस हूँ। आज की हमारी कॉन्फ्रेंस और वॉक का मकसद ये था कि हम आवाम को और तलबा और तलबात को माहौल की आलूदगी की अहमियत से आगाही दें और उनको इस बारे में तैयार करें कि वो अपने माहौल को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस सिलसिले में जामिया उर्दू गुज़िश्ता कई सालों से अपना किरदार अदा कर रही है। इससे पहले हमने एक मुहिम सफाई निस्फ़ ईमान आलूदगी से पाक पाकिस्तान के तहत मुख्तलिफ़ शोबाजात के अंदर माहौल को बेहतर करने के लिए प्लांटेशन भी की। शोबा कीमिया हो, फार्मेसी हो, बाकी शोबाजात। तो प्लांटेशन हमारा माशाल्लाह कैंपस ग्रीन कैंपस है। हमने एनर्जी के लिए सोलराइजेशन के तहत तकरीबन 10 करोड़ की लागत से चारों कैंपसेस के अंदर हमारे जो है वो ग्रीन एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो शहर के लिए और मुल्क के लिए और दुनिया के लिए माहौल की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल जी, बच्चे मुल्क के लिए माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए किरदार अदा करें। मुंतज़मीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जी, खेल के मैदान से आपको अपडेट करते चलें। बैडमिंटन की आलमी तंजीम की ज़ेरे निगरानी कराची में पहली बार ओपन एयर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया। खेल को मकबूल बनाने के लिए नया फॉर्मेट मुतारिफ कराया गया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध मुनव्वर अली मेहसर ने इवेंट का इफ्तिताह किया। 2 रोज़ा मुकाबलों में 64 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद। जी, बस मौजूद हूँ शहर कायद में, जहाँ पे ज़बरदस्त ओपन एयर बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं इवेंट के चीफ गेस्ट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मुनव्वर अली मेहसर साहब। सर, किस तरह देख रहे हैं अब ओपन एयर में बैडमिंटन हो रही है, और पहले सिर्फ इंडोर में होती थी तो बड़ा मुश्किल था, फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, अब किस तरह देख? जनाब, ये इस तरह से है कि देखें हर चीज़ में जैसे जैसे इनोवेशंस आ रही हैं तो स्पोर्ट्स में भी इनोवेशन आ रही हैं और स्पोर्ट की हर सेगमेंट में इनोवेशंस आ रहे हैं। अभी देखें पहले इसको इंडोर खेला जाता था और थोड़ा सा वैसे फॉर्मेलिटीज़ कम है बैडमिंटन खेलने में, लेकिन उसके बावजूद भी आप ओपन में नहीं खेल सकते थे। लेकिन अभी इन्होंने जो एक शटल इन्वाइट अपना ईजाद की है, वो उसका वेट इस तरह से है, उसने डिज़ाइन उन्होंने इस तरह से की है कि इसको आप ओपन एयर में उसको भी खेल सकते हैं। बल्कि मैंने कुछ खेल के भी देखा और लग पता गया है कि किस तरह से को खेलना चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि देखें
आप देखते होंगे कि गांव में, शहरों में एक सी खेली जाती है ये, और गांव में हर जगह पे तो आपका कवर्ड ग्राउंड नहीं होता है ना, अब मोस्टली ओपन ग्राउंड होता है। इवन हम गांव में खेलते तो ओपन ग्राउंड होता, उसमें ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है कि आपकी एग्जर्शन भी हो जाएगी, आपकी जो है ना एक स्पोर्ट भी हो जाएगी, और वो माहौल को खराब भी नहीं करेगी। आप जहाँ पे खेलेंगे और आप आराम से खेल सकते हैं। फरहान साहब, किस तरह देख रहे हैं आप कि एक नई चीज़ दाखिल डाल दी आपने शहर में? सर, ये हमारे लिए, सिंध के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि ये चीज़ हमारे ने इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि अंदरूनी सिंध में जितने भी हमारे गांव गोट हैं वहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि इंडोर नहीं है, ये वो सिर्फ शहरों में खेली जाती थी बैडमिंटन। लेकिन एसोसिएशन ने को मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारी क्रेडिट जाता है कि हमने ये गाँव वालों के लिए, मैंने BWF से बड़ा रिक्वेस्ट किया कि ये आप हमारे इंट्रोड्यूस करें कि हमारे सिंध में हर शहर में, हर गाँव में बच्चे खेलें और आगे जाएँ। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि मुंतज़िम बड़े पुरजोश हैं, पुरअज़्म है कि खेल इंट्रोड्यूस हो रहा है, खेल बढ़ रहा है, मकबूलियत बढ़ेगी, नौजवानों में नया शौक़ पैदा होगा ताकि आसान होगा इसको खेलना इन आउटडोर में। जी नासरीन, कौमी खेल हॉकी को उसका खोया हुआ मुकाम दिलाने के लिए कराची हॉकी एसोसिएशन ने ग्रास रूट सतह पर अहम कदम उठा लिया है। अल्लामा इकबाल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में समर हॉकी कैंप का दूसरा रोज़ जारी है, जहां बच्चों और बच्चियों को हॉकी की बुनियादी तरबियत दी जा रही है। मजीद बताएंगे मोहम्मद हमाद, जो इस वक्त स्कूल प्रिंसिपल के हमरा मौजूद हैं। खेल हॉकी को इसके असल मुकाम पर लाने के लिए कराची हॉकी एसोसिएशन ने जो है स्कूल की छुट्टियों में समर कैंप का इनकाद किया है, और आज इस समर कैंप का दूसरा रोज़ है। और समर कैंप के दूसरे रोज़ जो है अल्लामा इकबाल गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को हॉकी खेलने की तरबियत दी जा रही है। मेरे कैमरामैन वाहिद आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग कराई जा रही है। इनको सबसे पहले जो है हॉकी स्टिक पकड़ना और उसके अलावा बॉल्स को ड्रिल्स करने के साथ साथ जो है इनकी फ़िटनेस पर भी जो है वो काम किया जा रहा है कि बॉल्स को जो है वो पास किस तरह किया जाता है और गोल्स तक, टारगेट तक जो है वो किस तरह लेके जाया जा सकता है। मेरे साथ स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं सोबिया, वो मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं। मैडम, आप हमें बताइएगा कि ये जो इकदाम उठाया है MPA ने, अस्करी साहब, आदिल अस्करी साहब और हैदर हुसैन जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, आप क्या समझती हैं कितना फ़ायदा है इन बच्चों के लिए? यकीनन ये इन बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है, इनकी हेल्थ के लिए, इनकी ज़हनी सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए, और हमारे स्कूल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के इदारे हैं जहां बाकायदा तौर पे PTIs वगैरह भी मौजूद नहीं हैं। तो इस वक्त हमें बाकायदा ये प्रोफेशनल कोचेज़ हमारे बच्चों को मिल रहे हैं जो इनकी तरबियत करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि हॉकी सिखाई जा रही है, बाकायदा डेली वो ड्रिलिंग होती है, उसके ज़रिए भी इनकी फ़िटनेस जो है वो बहुत बेहतर हो रही है। अच्छा, इसमें आपके स्कूल के बच्चे भी हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या दूसरे स्कूल से भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं? ये हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बच्चे आ रहे हैं, और फिर हमने मदू किया है इस समर कैंप में बाकी भी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे, जो भी यहाँ अतराफ़ के स्टूडेंट्स हैं, लोग जो भी बच्चे हैं वो यहाँ आ सकते हैं, सबके लिए ओपन है ये। तो यही बच्चे जो है आगे मुस्तकबिल में जाके जो है वो पाकिस्तान की टीम में आएंगे और फिर ओलंपियन बनेंगे, यही ग्रास रूट लेवल से जो है इनको आगे जाने का मौका मिलेगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में नए स्टेज ड्रामे कंवारी माँ की स्क्रिप्ट तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई, जहाँ फनकारों और मुंतज़मीन ने ड्रामे की तैयारियों का बाकायदा आगाज़ किया। तकरीब में सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने खुसूसी शिरकत की। मारूफ हिदायतकार नासिर खान ने 15 साल बाद स्टेज ड्रामे की दुनिया में वापसी की है। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। मुनफरिद मौजू समाजी रवैयों का तंज़ो मज़ा में बयान, नए स्टेज ड्रामा कंवारी माँ की तैयारियां, स्क्रिप्ट तकसीम की तकरीब में फनकारों और मुंतज़मीन की शिरकत। आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किदा तकरीब में फनकारों, हिदायतकारों और शोबे से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। ड्रामे की रिहर्सल के आगाज का ऐलान किया गया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने ड्रामे की टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि थिएटर मुआशरे की मुस्बत तरबियत और सेहतमंद तफरीह का मौसर जरिया है। आर्ट्स काउंसिल मयारी स्टेज ड्रामों की सरपरस्ती जारी रखेगी ताकि फन और सकाफत को फरोग मिल सके। हिदायतकार नासिर खान 15 साल बाद स्टेज पर बतौर हिदायतकार वापसी कर रहे हैं। उनका कहना था कंवारी माँ में समाजी रवैयों को तंज़ो मज़ाक के अंदाज में पेश किया जाएगा। इस ड्रामे में असल में सब्जेक्ट जो है मेरा वो एक माँ के गिर्द घूमता है, जिस सब्जेक्ट भी मिलेगा माँ के हवाले से मैसेजेस भी मिलेंगे। तो एक माशरती हमारी एक कहानी है जो माशरत की हमारी माशरे के गिर्द घूमती है, तो उसकी थोड़ी सी मैंने अक्कासी करने की कोशिश की है।
ड्रामे की कास्ट में शानज़ेह, शकील शाह, अरमा और दीगर फनकार शामिल हैं जो अपने किरदारों के जरिए स्टेज पर फन के जौहर दिखाएंगे। कैमरामैन शहरियार अली के साथ राहील बेग, सिटी 21। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।